कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे फाइटर्स प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे यूरोपियन सोल्जर्स होते हैं। ये वर्ल्ड वार 2 का समय होता है। तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो इन सोल्जर्स के सार्जेंट होते हैं और वह सभी सोल्जर्स को बताते हैं कि उनकी लड़ाई जर्मन्स यानी नाजियों के खिलाफ है। उनका मिशन है कि नाजियों के खुफिया अड्डे में बने जो सिग्नल्स जैमर टावर है उसे उड़ाना है। फिर जैसे ही ये सोल्जर्स वॉर जोन के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही इन पर नाजियों द्वारा हमला होने लगता है जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसलिए कई सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से कूदने लगते हैं और फिर हम एक सोल्जर्स को देखते हैं जो प्लेन से सीधा पानी में गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसका नाम बॉयज होता है। फिर बॉयज वहां से अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब बॉयज अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है तभी उसको सार्जेंट दिखाई देते हैं जिनको कुछ जर्मन सोल्जर्स घेरे हुए होते हैं। यह देखकर बॉयज सार्जेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी कमांडर कॉपलर उसे पकड़ लेता है और चुप रहने को कहता है कि तभी नाजी सोल्जर्स सार्जेंट को गोलियों से भून देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। यह देखकर कमांडर और बॉयज बहुत दुखी होते हैं। फिर ये दोनों भी वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें अपने और 3 साथी मिल जाते हैं जिनका नाम चेज, डेविड और डॉसन होता है। फिर ये सब साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी डॉसन माइन बॉम्ब के चपेट में आ जाता है और वह वहीं ब्लास्ट में मारा जाता है जिससे सभी साथियों को काफी दुख होता है। फिर ये लोग वहां से माइन बॉम्ब से बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक अजीब सी जानवर का सड़ा गला हुआ कंकाल मिलता है जिसे ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये किस जानवर का कंकाल हो सकता है। तभी इन्हें जंगल में किसी की आहट सुनाई देती है। तभी बॉयज देखता है कि वहां से एक लड़की गुजर रही होती है। वो लड़की भी इन लोगों को देख लेती है और घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। फिर बॉयज उस लड़की का पीछा करता है और उसे थोड़ी देर बाद पकड़ लेता है। फिर बॉयज उससे पूछता है कि क्या तुम एक जर्मन हो? तभी वो लड़की बोलती है नहीं, वो एक फ्रांसी लड़की है। यह सुनकर सभी को राहत मिलता है कि वह इनकी दुश्मन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों को अपने गांव में ले जाती है कि तभी एक बूढ़ी औरत शोर मचाकर वहां गश्त लगा रहे नाजी सोल्जर्स को बुला लेती है। यह देखकर बॉयज और उनके साथी आसपास छिप जाते हैं। फिर किसी तरह वो लड़की नाजी सोल्जर्स को मना लेती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उसके बाद वे नाजी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। फिर सभी लोग लड़की के घर जाते हैं जहां उन्हें किसी औरत की अजीब सी दर्द से कराहने की आवाज आती है। तब वो लड़की उनसे कहती है कि वो उनकी आंटी है जो बीमार है। अब हम देखते हैं कि कॉर्पलर अपने साथियों के साथ सुबह तक उस टावर वाले चर्च को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी करने लगता है कि तभी नीचे फिर से नाजी सोल्जर्स आ जाते हैं और एक लड़की को जबरन पकड़कर वे लोग ले जा रहे होते हैं। उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है तो वे लोग उस औरत को गोली मार देते हैं। यह देखकर डेविड कहता है कि यहाँ नाजी सोल्जर्स बहुत सारे हैं और हम सिर्फ 4 लोग हैं। यह मिशन पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए कमांडर कॉपलर कहते हैं कि ठीक है, तुम और चेस बाहर जाओ और देखो कि हमारा और कोई सैनिक टावर के नजदीक आया है या नहीं। फिर ये दोनों टावर को देखने चले जाते हैं। फिर इधर हम बॉयज को देखते हैं जो उसी कमरे की तरफ जा रहा होता है जहां से उस औरत की अजीब सी आवाज आ रही होती है। फिर जो वह देखता है जिससे वह डर जाता है। फिर वहीं पर वह लड़की भी आ जाती है। फिर बॉयज उस लड़की से उसके आंटी के बारे में पूछने लगती है। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम क्लोए है और उसके भाई का नाम पॉल है और बताती है कि उनकी आंटी का ये हाल उन जर्मन्स लोगों ने ही किया है। वे जर्मन्स उसकी आंटी को उस टावर वाले चर्च में ले गए थे और उनके साथ किसी तरह का उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण ही उनके आंटी का ये हाल हुआ है। और बताती है कि उन जर्मन्स लोगों ने ही उनके पेरेंट्स को भी मार दिया है। ये नाजी सोल्जर्स किसी के घर में भी घुसते हैं, मर्डर और बलात्कार करते हैं और लोगों को पकड़कर उस टावर वाले चर्च में ले जाते हैं और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ जर्मन सैनिक क्लोई के घर के बाहर आते हैं। यह देखकर बॉयज और कॉर्पलर ऊपर छुप जाते हैं। फिर क्लोई दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक जर्मन कमांडर अपने कुछ सोल्जर के साथ उसके घर के अंदर आता है। फिर वह जर्मन कमांडर
क्लोई से पूछता है कि क्या कोई यहाँ पर आया था। तब क्लोई कहती है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया था। फिर बाकी जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और वह कमांडर सिर्फ वहाँ पर रुकता है। फिर वह जर्मन कमांडर क्लोई को जबरन सेड्यूस करने लगता है कि तभी वहाँ बॉयस और कॉर्पलर आ जाते हैं और उस कमांडर को पकड़ लेते हैं। और फिर कॉर्पलर बॉयस से कहता है कि जाओ चेस और डेविड को लेकर आओ, क्योंकि हमें अपना मिशन जल्द ही खत्म करना होगा। इधर हम देखते हैं कि बॉयस अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उस टावर वाले चर्च के पास पहुंच जाता है, जहां वह छुप कर देखता है कि कुछ जर्मन सोल्जर्स कुछ लोगों को उस चर्च वाले टावर से निकाल कर लाते हैं। वहां एक नाजीज डॉक्टर भी होता है। फिर वे नाजी सोल्जर्स उन लोगों को आग से जलाने लगता है, जिसे देखकर बॉयस काफी हैरान और डर जाता है और वहां से निकल जाता है। फिर बॉयस अपने पीछे एक ट्रक को आते हुए देखता है, जिसे देखकर वह नीचे जाकर छिप जाता है। फिर वहां पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है, जिससे बचने के लिए बॉयस उस ट्रक में चढ़ जाता है। ट्रक में चढ़ते ही वह देखता है कि उसमें उसके ही सैनिकों के लाशें होती हैं, जिसे देख बॉयस काफी हैरान होता है। फिर हम ट्रक को देखते हैं जो सीधा उस टावर वाले चर्च के अंदर जा रही होती है। फिर जब ट्रक चर्च के अंदर जाकर रुकती है तो बॉयस किसी तरह बच के ट्रक से निकलकर उस चर्च के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही बॉयस चर्च के अंदर पहुंचता है तो उसे कुछ डॉक्टर्स दिखाई देते हैं और कुछ लोग दिखाई देते हैं जो डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं। फिर थोड़ा और अंदर जाने के बाद बॉयस को कुछ लोगों की दर्द से कराते हुए आवाज सुनाई देती है। जब वह उधर कमरे के पास जाता है और उसके छेद से झांकता है तो देखता है कि एक आदमी दर्द से अंदर तड़प रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिसमें एक डॉक्टर भी होता है। फिर बॉयज वहाँ से छिपकर निकल जाता है। फिर वह आगे बढ़ते हुए देखता है कि जिस सिग्नल जैमर टावर को ये लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ पर उस टावर का कंट्रोल रूम होता है, जहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स कंट्रोल रूम से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टावर के चर्च के बाहर चेज और डेविड गश्त लगाकर अपने ठिकाने की ओर जा रहे होते हैं। और इधर हम फिर से बॉयज को देखते हैं जो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि अजीबोगरीब इक्विपमेंट्स, बॉइल्ड ब्लड, स्ट्रेंज इंजेक्शन होते हैं। तब बॉयज उन इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन अपने पास रख लेता है। फिर वह एक अजीब से बैग को देखता है, जिसे वह खोलता है तो देखता है कि उसमें एक आदमी होता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। यह देखकर बॉयज काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर भागते हुए वह एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे जेकब दिखाई देता है, जो कि बड़ी ही अजीब अवस्था में होता है। फिर बॉयज उसे बचाने जाता है कि तभी वहां पर कुछ डॉक्टर और कुछ लोग आ जाते हैं। फिर बॉयज छिपकर उन लोगों को देखने लगता है। फिर वह देखता है कि वह डॉक्टर्स एक आदमी को इंजेक्शन देते हैं, जिससे वह आदमी तड़पने लगता है, फिर बिल्कुल ही शांत हो जाता है। फिर वे लोग उसे एक बड़े से लॉकर बॉक्स में डाल देते हैं और वे लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर बॉयज जेकब के पास जाता है और उसके पेट से बड़ा सा इंजेक्ट रॉड को निकालता है और फिर जेकब को लेकर वहाँ से निकल जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ जर्मन सैनिक की आने की आहट सुनाई देने लगती है। तभी बॉयज को वहाँ से निकलने के लिए एक छोटी सी ड्रेन का रास्ता दिखाई देता है, जिसे वह अपने पैर से तोड़ देता है और जेकब को उससे निकालकर वे लोग बड़े नाले के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कॉर्पलर, चेस, डेविड ये लोग बॉयज का वेट कर रहे होते हैं कि तभी बॉयज जेकब को लेकर वहाँ आता है और फिर क्लोई के साथ सब मिलकर जेकब का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बॉयज कॉर्पलर को चर्च में हो रहे सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और उसे वह इंजेक्शन भी दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्पलर उस इंजेक्शन को उस नाजी कमांडर को दिखाता है और उस चर्च में हो रहे गतिविधियों के बारे में उस कमांडर से पूछता है, लेकिन वह नाजी कमांडर कॉर्पलर को कुछ नहीं बताता है, जिससे कॉर्पलर बहुत गुस्सा होकर उस कमांडर को बहुत टॉर्चर करने लगता है, लेकिन फिर भी वह नाजी कमांडर कुछ नहीं बता रहा होता है। उसके बाद कॉर्पलर नीचे आते हैं और सभी से कहते हैं कि अब उन्हें देर नहीं करना चाहिए, अपने मिशन को जल्दी से अंजाम देना चाहिए। फिर कॉर्पलर चेस को उस कमांडर को नीचे लाने को कहता है, तो चेस उस कमांडर को लेने ऊपर जाता है। फिर चेस उस नाजी कमांडर को खोलता है और फिर उसे नीचे से उठाने लगता है कि तभी वो नाजी कमांडर चेस पर गन से
शूट करने लगता है, जिससे चेस बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। यह सुनकर सभी लोग ऊपर आते हैं और चेस को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर चेस मारा जाता है। यह देखकर बॉयस काफी उदास हो जाता है। फिर उसके मन में क्या आता है कि वह उस इंजेक्शन को चेस के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि अचानक चेस फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन चेस अब अजीब अजीब से हरकतें करने लगता है। तभी बॉयस उसे पीने के लिए पानी देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके शरीर में अब अजीब से बदलाव होने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं। और अब चेस वायलेंट होकर सभी लोगों पर हमला करने लगता है कि तभी कॉर्पलर अपने गन से चेस को गोलियों से भून देता है। फिर तभी लोग सोचते हैं कि अब चेस मर चुका होगा, लेकिन वह फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर बॉयस काफी गुस्से में आ जाता है और उसे अपने गन से उसके सर पर वार करके उसके सर को कुचलकर उसे मार डालता है। इसी दौरान वह नाजी कमांडर मौका देखकर क्लोई के भाई पॉल को लेकर वहां से भागने लगता है। साथ ही साथ वहां बाहर और भी नाजी सोल्जर्स आ जाते हैं। फिर सभी लोग पॉल को बचाने और उस नाजी कमांडर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं कि तभी बाहर और नाजी सोल्जर्स इन लोगों पर हमला कर देता है। अब दोनों तरफ से जंग शुरू हो जाती है और बहुत सारी गोलियों की बौछार होने लगती है। इसी दौरान वह नाजी कमांडर कॉर्पलर के गोलियों से घायल हो जाता है और वहां से पॉल को लेकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्पलर अपने दोस्तों से कहता है कि उन लोगों को अभी उस टावर को गिराने के लिए निकलना होगा। फिर बॉयस कहता है कि क्लोई के भाई पॉल का क्या होगा, वह हमारे वजह से इस मुसीबत में फंसा है। फिर कमांडर कॉर्पलर कहते हैं कि अगर हम पॉल को बचाने चर्च के अंदर गए तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास न ज्यादा हथियार है और न ही ज्यादा सिपाही हैं। फिर बॉयस कहता है कि उसे टावर का कंट्रोल रूम और चर्च के अंदर जाने का रास्ता पता है। यह सुनकर कॉर्पोरल रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि उम्मीद करो कि हम सब जिंदा लौट पाएंगे। अब इधर हम उस नाजी कमांडर को देखते हैं जो घायल की अवस्था में चर्च के अंदर आता है, जो कि वह दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए वह खुद को उसी इंजेक्शन से इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वह अब काफी खतरनाक और ताकतवर हो जाता है। इधर हम फिर से कॉर्पलर और उसके साथियों को देखते हैं जो प्लानिंग बना रहे होते हैं कि कौन कौन किस जगह से प्लान को अंजाम देगा। तब हम क्लोई को देखते हैं जो कि वह नाजी सोल्जर्स का ध्यान भटकाती है, जिससे वह नाजी सोल्जर्स उसका पीछा करने लगता है। क्लोई जंगल की तरफ भागती है और वह नाजी सोल्जर्स बाइक से क्लोई का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह क्लोई को आगे रास्ते में घेर लेता है और उसे पकड़कर उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है कि तभी कॉर्पलर और बॉयज उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। फिर हम उसी जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं जो उस टावर वाले चर्च की ओर आ रहा होता है। जब वो वहां पहुंचता है तो जर्मन सोल्जर्स देखते हैं कि उसके मुंह में टेप लगा होता है। फिर जब वे लोग उसके मुंह से टेप को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह में एक ग्रेनेड बॉम्ब लगा होता है कि तभी वह ग्रेनेड बॉम्ब फट जाता है और सभी जर्मन सोल्जर्स वहां मारे जाते हैं। फिर ग्रेनेड बॉम्ब के धमाके को सुनकर बाकी जर्मन सोल्जर्स चर्च के बाहर आने लगते हैं कि तभी जेकब और डेविड उन लोगों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे सारे जर्मन सोल्जर्स वहां मारे जाते हैं। फिर जेकब और डेविड वहां से निकल जाते हैं। इधर हम फिर से कॉर्पलर, बॉयज और क्लोई को देखते हैं जो नीचे बड़ी नाली के रास्ते से होकर चर्च के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर कॉर्पलर और बॉयज बॉम्ब लगाने चले जाते हैं और क्लोई अपने भाई पॉल को ढूंढने चली जाती है। जब क्लोई अंदर जा रही होती है कि तभी दो जर्मन सोल्जर्स क्लोई के सामने आ जाते हैं। फिर क्लोई उनमें से एक सोल्जर्स को गन से शूट कर देती है और दूसरे सोल्जर्स को पॉल के पास ले जाने को कहती है। और इधर दूसरी तरफ हम कॉर्पलर और बॉयज को देखते हैं जो टावर के कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहां के गार्ड को मारकर कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेते हैं। फिर से हमें क्लोई को दिखाया जाता है। वह जर्मन सोल्जर क्लोई को ट्रैप में फंसाने के लिए एक गलत कमरे में ले जाता है। फिर जैसे ही वह जर्मन सोल्जर्स क्लोई को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां बॉयज आ जाता है और क्लोई को बचा लेता है और फिर वे लोग वहां से जाने लगते हैं कि तभी वे देखते हैं कि एक हैवान उस जर्मन सोल्जर को कमरे में खींच लेता है और उसे मार डालता है। यह देखकर बॉयज और क्लोई डर के मारे वहां से
भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में जैकब और डेविड जर्मन सैनिकों के साथ फाइट कर रहा होता है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उन सोल्जर्स का ध्यान उनकी तरफ बना रहे। इधर बॉयज और क्लोई पॉल को ढूंढ लेते हैं। फिर बॉयज क्लोई को वहां से निकल जाने को कहता है। क्लोई वैसा ही करती है। वह नाले के रास्ते से पॉल के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वह हैवान क्लोई को पीछे खींच लेता है, जिसे देख पॉल भी डर जाता है। क्लोई के कहने पर पॉल वहां से नाले के रास्ते से भाग जाता है। तभी वह हैवान क्लोई पर हमला कर देता है और क्लोई को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। फिर किसी तरह क्लोई उस हैवान के सर पर गन से शूट कर देती है, जिससे वह हैवान गिर पड़ता है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है। यह देखकर क्लोई वहां से भागने लगती है। फिर वह हैवान भी क्लोई का पीछा करने लगता है। क्लोई भागते हुए जब बाहर आती है तब उसे वहां पर एक फायर मशीन दिखती है, जिसे वह उठा लेती है और फिर जैसे ही वह हैवान वहां आता है, क्लोई उसे फायर मशीन से बुरी तरह जलाकर मार डालती है और फिर वहां से क्लोई निकल जाती है। इधर हम कंट्रोल रूम में कॉर्पोरल को देखते हैं, जो कंट्रोल रूम में बॉम्ब लगा रहे होते हैं कि तभी वहां वह जर्मन कमांडर आता है और कॉर्पोरल कमांडर पर हमला कर देता है। और उधर बॉयज भी लैब में बॉम्ब लगा रहा होता है कि तभी वहां भी वह पागल डॉक्टर आ जाता है और बॉयज पर गन तान देता है। फिर बॉयज और डॉक्टर में फाइट होने लगती है और बॉयज उस संकी डॉक्टर को शूट कर देता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब हम इधर डेविड और जैकब को देखते हैं, जो गांव में जर्मन सोल्जर से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां लड़ाई के बीचों बीच पॉल भागते हुए आ जाता है। यह देखकर डेविड उसे बचाने जाता है। डेविड जब पॉल को बचाकर आ रहा होता है कि तभी डेविड को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। ठीक उसी दौरान क्लोई भी वहां आ जाती है और अपने बंदूक से उन जर्मन सोल्जर्स को गोलियों से भून देती है, जिससे वह जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं और वह डेविड के पास जाती है, यह देखने की डेविड ठीक है या नहीं। इधर हमें फिर से उस जर्मन कमांडर को दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल ही हैवान हो चुका होता है और वह अब कमांडर कॉर्पोरल को बुरी तरह मार रहा होता है और कमांडर कॉर्पोरल को तड़पाने के लिए उसके सीने में एक बड़ा सा रॉड घुसा देता है और उसी रॉड के सहारे कॉर्पोरल को टांग देता है, जिससे कॉर्पोरल को बहुत दर्द और तकलीफ होती है। फिर वह हैवान कमांडर कॉर्पोरल को और मारने लगता है कि तभी वहां बॉयज आ जाता है और उस कमांडर पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। अब वो नाजी कमांडर बॉयज पर भी हमला करता है और बॉयज को बुरी तरह मारता है। उसी दौरान इधर हम देखते हैं कि कॉर्पोरल उस हुक को अपने सीने से बहुत तकलीफ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उन्हें एक इंजेक्शन मिलता है, जिसे वह खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। इधर वह हैवान कमांडर बॉयज को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कॉर्पोरल उसके बॉडी में एक बड़ा सा पाइप घुसेड़ देता है, लेकिन तब भी वह हैवान नहीं मरता है और अब कॉर्पोरल और उस हैवान कमांडर के बीच भयानक फाइट होने लगती है। फिर वह कमांडर कॉर्पोरल से कहता है कि नाजियों को पूरी दुनिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कहते हुए वह और भी हैवानों को उस लॉकर बॉक्स से बाहर निकाल देता है। इसी दौरान कॉर्पोरल एक गैस सिलेंडर को उस कमांडर की ओर सरका देता है और बॉयज उस सिलेंडर को गन से शूट कर देता है, जिससे वह सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और वह हैवान एक लिक्विड वाले कुएं में गिर जाता है। यह मौका देखकर बॉयज और कॉर्पोरल वहां से भागने लगते हैं कि तभी कॉर्पोरल खुद को बंद कर लेता है। यह देखकर बॉयज शॉक्ड हो जाता है और कॉर्पोरल को अपने साथ जाने को कहता है, मगर कॉर्पोरल उससे कहता है कि नहीं, इन हैवानों को रोकने के लिए उसे यहाँ रुकना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि वह हैवान फिर से बाहर आने लगते हैं। कॉर्पोरल फिर से कहता है कि तुम जाओ और इस पूरे चर्च और टावर को बॉम्ब से गिरा दो, यह मेरा ऑर्डर है। उसके बाद बॉयज वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कॉर्पोरल खुद को उन हैवानों के साथ बॉम्ब से उड़ा लेता है और इधर बॉयज बम का टाइमर सेट करके वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे सारे बॉम्ब फटने लगते हैं। इधर बॉयज चर्च से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर हम टावर और चर्च को गिरते हुए देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बॉयज को हम गांव में अपने दोस्तों के पास आते हुए देखते हैं। तभी डेविड कॉर्पोरल के बारे में पूछता है, मगर बॉयज
कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। वह अब बिल्कुल खामोश हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ अब बहुत सारे यूरोपियन सोल्जर्स आ चुके होते हैं और सभी लोग हमें अब बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इधर क्लोए घायलों का इलाज कर रही होती है और दोस्तों यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।